नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। और खास खबर में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका युद्ध की। ईरान अमेरिका के बीच एक बार फिर से लड़ाई, सीज फायर, उसके बाद में एग्रीमेंट और सब कुछ ब्रेक हो चुका है और ट्रंप की इच्छा के अनुसार बम्बारमेंट हो गया। सिलसिला सबको पता है कि अमेरिका का कहना है कि हॉर्मुज में कमर्शियल 3 जहाजों पे जो फायरिंग की गई उसके बदले में एक कार्रवाई है, और अगर इसी तरह से ईरान जवाब देगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खैर, कौन भुगतेगा नहीं भुगतेगा, लेकिन हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने वाले उन तमाम लॉजिस्टिक कमर्शियल शिप्स के लिए दुनिया के कई मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। और एक उम्मीद की गई थी कि आने वाले जो वक्त होगा उसमें हर देश में त्योहारी सीजन होगा, एक बार वापस से पीछे की बातों को भूल करके एक नए आयाम स्थापित करेंगे, लेकिन शायद ये अभी विश्व शांति के लिए मंजूर नहीं है। खैर, दूसरी तरफ नाटो की बैठकें और सामने मिड टर्म इलेक्शन, अमेरिका के इधर खामेनेई के सुपुर्द खाक, तमाम चीजों को देखते हुए ये सिचुएशन कुछ बड़ी अजीब सी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी ये कहा जा रहा है कि ट्रंप साहब एक बार फिर फंसते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बड़े ऑनरेबल एग्जिट के जरिए वो आउट हुए थे, लेकिन फिर भी वो उसमें वापस से घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इजराइल उन्हें बाहर नहीं जाने देगा। ये फंसाया इजराइल नहीं है, लेकिन इजराइल का कहना है कि वो सिर्फ ट्रंप के आदेश का वेट कर रहे हैं और वो रेडी हैं। खैर, हमारे साथ 3 विश्लेषक हैं, वो बताएंगे इस युद्ध के क्या मायने हैं, लंबा चलता है तो क्या है, और पिछले दिनों जिस तरह का संकट रहा दुनिया के सामने हॉर्मुज से निकलने वाले शिप्स के बाद, क्या अपने टेम्परेरी अरेंजमेंट्स या कुछ लोगों ने अपने ऑप्शंस तलाश लिए तो ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि पहले हर तरफ ये कहा जा रहा है कि लड़ाई रुकना बहुत जरूरी है। इसका असर दुनिया पे पड़ रहा है। तो चले, हमारे साथ डॉक्टर करोड़ी सिंह साहब हैं। 28 फरवरी जब युद्ध हुआ था तब से कंटिन्यू जन टीवी के लिए जुड़े हुए हैं। एयर कॉमोडोर चंद्रमौली सर हैं, राजीव जैन साहब हैं, सभी हमारे माननीय पैनलिस्ट मार्गदर्शन कर रहे हैं और लगातार जुड़े हैं। मैं सिंह साहब आपके पास में आना चाहूंगा। करोड़ी सिंह जी, अब क्या लगता है सर आपको कि इजराइल दिखावटी रूप से कह रहा है कि वो केवल ट्रंप का वेट कर रहा है, क्योंकि ये भी कहा गया है कि ईरान का पोषित हिजबुल्ला अगर वो कुछ करेगा तो फिर हम उसी तरह से इसको अंजाम देंगे। दूसरा, क्या आपको लगता है कि, चलिए मैं एक बार इसको जानना चाहूंगा फिर मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूं आपके पास में, तो हिजबुल्ला का इंतजार है या इजराइल ट्रंप को फंसा करके अभी मौन है, या वो कभी भी कार्रवाई खुद भी कर सकता है? देखिए योगेंद्र जी, मुझे नहीं लग रहा कि इजराइल अभी कार्रवाई करेगा। तो इसमें हम देखें कि शुरू से जब 28 तारीख को जंग शुरू हुआ था फरवरी में, उसके बाद जो एंटीसिपेट किया था अमेरिका इजराइल ने, उस तरह का कोई रिजल्ट किसी भी दिन ऐसा रिजल्ट नहीं निकला जैसा उन्होंने एंटीसिपेट किया था। उसका कारण ये था कि अगर आप मिलिट्री साइंस से या रणनीतिक दृष्टि से देखें तो उन्होंने कुछ एंटीसिपेट कर लिया, जो कि सामान्यतः वो टेक्नोक्रेटिक तरीके से अमेरिका करता है, क्यों टेक्नोलॉजी में मास्टरी है। लेकिन ईरान ने जो रणनीति अपनाई उसके 5 कंपोनेंट थे। पहला जो कंपोनेंट था वो था मोजाइक डिफेंस, ये डोमेस्टिक मामले में था। दूसरा था एक्सटर्नल शील्ड। तीसरा था उनके जो रेजिस्टेंस एक्सिस थी, उसमें जो प्रोक्सी हैं वो। चौथा था उनका जो स्वार्म स्ट्रेटेजी थी बोट की और ड्रोन की। और पांचवा था, वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, वो ये था कि एट्रिशन की स्ट्रेटेजी, कि घर्षण का, जैसे रिवोल्यूशनरी मूवमेंट होते हैं या वार होते थे तो उसमें घर्षण की स्ट्रेटेजी कर लेते थे, जिससे आपका जो राइवल हो, एनिमी है, वो बिल्कुल हार जाता था। तो ये 5 स्ट्रेटेजी थी, इन 5 का ही उन्होंने एंटीसिपेट नहीं किया। अब देखिए आगे बढ़े, 40 दिन में ट्रंप ने कई बार कहा कि ईरान ने मुझे फंसा दिया। फिर जिस तरीके से उन्होंने निकलने का प्रयास किया उसमें भी कोई मुझे विजडम नहीं लगा। और जिस तरीके से वो निकले, जो एमओयू किया, वो अमेरिका के किसी भी रूप में फेवर में नहीं है। एमओयू के जो इमीडिएट इंप्लीमेंट होने थे वो 5 पॉइंट थे, उनमें 4 पॉइंट
अमेरिका को इम्प्लीमेंट करने थे, एक ईरान को करना था, वो होर्मुज को लेके था। तो और उसमें 5 पॉइंट हैं जिनको इमीडिएट इम्प्लीमेंट करना। पहला पॉइंट था लेबनान को लेके, वहां सीज फायर को। चौथा पॉइंट था वो था जो अमेरिका है वो अपना विड्रा करेगा, होर्मुज को खोल देगा। तो पांचवा था वो ईरान है, वो होर्मुज को खोल देगा। और 10वां और 11वें पॉइंट थे, वो था ईरान के फंड्स रिलीज करेंगे, सैंक्शंस हटा देंगे। तो ईरान को तो केवल होर्मुज खोलना था, ईरान ने खोल दिया। बाकी चारों पॉइंट हैं, उन पे कोई काम नहीं हुआ। और जब ईरान की जो पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी थी, उन्होंने कहा कि जहाज जाना तो अलाउ कर रहे हैं हम, लेकिन हमारी परमिशन से, हमारे जो डिजिग्नेटेड रूट है उससे जाओ। और उन्होंने बार बार ये कहा कि भाई इधर से मत जाओ। गए तो उनको स्ट्राइक भी इस तरह से किया कि बहुत ज्यादा डैमेज नहीं किया। लेकिन ट्रंप साहब को यह एहसास हो गया कि एमओयू है वो किसी भी रूप में अमेरिका के फेवर में नहीं है, वो उससे निकलना चाहते थे और इसलिए ये स्ट्राइक किया। स्ट्राइक ही नहीं किया, एमओयू 17 तारीख को हुआ। उसके तत्काल बाद उन्होंने रूबियो को भेजा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इजराइल खुश नहीं है। और रूबियो को भेजा ही नहीं, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में पार्टिसिपेट भी किया। और इस महीने के शुरू में सेंटकॉम ने 12 अरब ममालिक को बुला के सिक्योरिटी डायलॉग किया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये कंट्री साथ हो जाएं तो हम दोबारा स्ट्राइक करें और एमओयू को खत्म कर दें। वही स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अरब कंट्रीज तैयार नहीं हुए। इसलिए अमेरिका को इसको एमओयू को खत्म करने के लिए ये एक्सरसाइज की। अब सर एक जो पॉइंट है वो आप और हमारे सबके दिमाग में होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब जंग हुआ सबसे ज्यादा ईरान ने स्ट्राइक यूएई को किया। अब की बार यूएई को बिल्कुल टच नहीं किया है। इसका क्या कारण हो सकता है, इसका बाद में आगे बताएंगे। अभी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कई विश्लेषकों ने लिखा है कि ये एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है कि ईरान ने इस बार यूएई को टारगेट बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर आबादी की अगर हम बात करें इंडिया की, जो काम करने वाले लोग हैं वो यूएई में ही हैं। खैर उसको मैं बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपके पास में आऊंगा, मैं अभी चंद्रमौली सर के पास में जाना चाहूंगा। सर क्या लगता है आपको कि ट्रंप पहले भी फंसे हुए थे, अभी भी फंसते नजर आ रहे हैं? क्योंकि वेपन्स की कोई कमी नहीं है उनके पास में, ये सब बातें ठीक हैं, क्योंकि पैसा बहुत बर्बाद हुआ है अमेरिका का भी। युद्ध कोई भी लड़े, चाहे कितना भी ताकतवर कंट्री हो, आपके वेपन्स उसमें यूज होते हैं, आपका लॉजिस्टिक यूज होता है, आपके एनर्जी यूज होती है, आपके सैनिक जाते हैं। और युद्ध में ये किसी के पास में परमानेंट पट्टा नहीं है कि केवल हम मार के आएंगे, मर के नहीं आ सकते। कुछ भी संभव है युद्ध में। जो जाता है वो जानता है कि कुछ भी परिणाम हो सकता है इसका। तो अब क्या लगता है सर, ये युद्ध अभी खींचेगा या ट्रंप साहब वापस से फिर तलाश करेंगे कि मुझे निकलना चाहिए इससे बाहर? जी जय हिंद। हुआ क्या कि जब एमओयू हुआ तो एमओयू के बाद में धीरे धीरे फोर्सेस को विड्रॉ करना चाहिए था। तो ईरान तो अपने घर में बैठा हुआ है, लेकिन उस एरिया में पहुंचा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के नेवी के और कमांडो सब पहुंचे वहां पे, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया हुआ है। तो जो पोस्चर होता है युद्ध का वो बरकरार वहां पे रहा है, क्योंकि सभी चाहते थे कि ट्रम्प का एक बार गो हो जाए ऑर्डर के वे निकल जाओ तो निकल जाएंगे, लेकिन कोई निकला नहीं। इसका मतलब पहले से ऑफेंसिव पोस्चर बना के अमेरिका बैठा हुआ था। अब रही बात, जैसे अभी सिंह साहब ने बताया हुआ है और जैसा आप बता रहे थे कि जो ऊपर का जो रूट है, अभी नॉर्थ का रूट मानेंगे, वो ईरान के कोस्ट के नीचे नीचे होकर के निकल रहा था, जिसमें ईरान का कब्जा था और ईरान शुरू से कब्जा देना नहीं चाहता है। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा रूट लो, यहां से जाओ, टोल दो या मत दो या जो भी जैसी भी बात होगी करेंगे, लेकिन रूट ये लो। नीचे का रोड यूनाइटेड नेशंस ने किया हुआ है और अमेरिका ने कहा है, वो नीचे जाकर के ओमान के ऊपर से होकर के निकल जाता है। तो जो खाड़ी में ओमान का जो पेनिनसुला घुसा हुआ अंदर, तो यहां से होकर के बाहर निकलो, यूनाइटेड नेशन अमेरिका कहता है, और ऊपर ऊपर हमारे ईरान के नीचे जाओ, वो ईरान कहता है। अब इन्होंने जब शुरू किया हुआ है, जब 2 जहाज का ऊपर अटैक हुआ, सिंगापुर का एक जहाज था, ये ड्यूटी है अमेरिका की और यूनाइटेड नेशंस की टू प्रोटेक्ट हिम। उन्होंने क्यों नहीं प्रोटेक्ट किया? अगर आप कह रहे हो यहाँ से जाओ, ईरान कह रहा है यहाँ से जाओ, ऊपर से जाओ, और बीच में लगी हुई है माइंस। तो इस सिचुएशन में आपको फर्दर प्रोसीड करते हैं
कि ईरान का युद्ध नहीं है ये यूनाइटेड नेशन ईरान से युद्ध नहीं लड़ रहा है। ईरान के, जैसे पिछली बार मैं कहता, बिगड़े बच्चे जो भी हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन है IRGC, जो ईरान नहीं है, वो ओनली मुस्तफा साहब के नीचे काम करता है। तो उनके ग्रेट ग्रैंड फादर, उनके आयतुल्लाह खोमेनी साहब, उनके देवता समान जो भी होता है, उनका उन्होंने मर्डर किया हुआ है। तो उनके दिल के अंदर अभी भी खून खौल रहा है। इसलिए अभी आप लेटेस्ट देखोगे, हम ट्रम्प को मार देंगे, उन्होंने कसम खाई है। जब उसका जो खाक में होने के लिए जब लेके जा रहे थे, तो सबने कसम खाई थी हम करेंगे। तो वापस कमिंग बैक टू द वॉर, आपने जो पूछा उसके बारे में वापस आता हूं कि अब ये लड़ाई है ना, बिकॉज ट्रम्प के ऊपर अटैक करने के लिए, मारने की जो धमकी उनके CIA ने दी है, मोसाद ने दी है कि आपके ऊपर अटैक करेंगे, वो जहाज भी चेंज किया उसने, सब कुछ नाटक हो रहा है। मतलब अमेरिका का राष्ट्रपति जहाज चेंज कर रहा है, देखो उसी जहाज में फिर वो गया था इंग्लैंड में लेकर के, लेकिन उसने ये किया है। दैट मीन्स खतरा भी बरकरार है। उस खतरे, धमकी और हॉर्मुज के ऊपर लेकर के जो आपने बताया था, पहले हॉर्मुज की जो बात थी, अगर वो नहीं हुआ है तो ट्रम्प साहब ने दोबारा अटैक किया हुआ है। अब मुझे क्या लगता है, ये न्यूक्लियर तक पहुंच गए, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक कर दिया उन्होंने, रेलवे लाइन, चाइना रशिया का सप्लाई वो तोड़ दिया है। तो चाइना रशिया भी थोड़े से तो दुखी होंगे इस मामले में। तो मुझे लगता है कि युद्ध अब अंडर इंटरनेशनल प्रेशर, जो पहले होकर के बंद हुआ था, अब ये प्रेशर अगले 2-4 दिन में बढ़ेगा। लोग कहेंगे भैया तुम लड़ाई कर दी, फिर से पेट्रोलियम कम आ रहा है, गैस कम आ रही है, बढ़ेगा। लेकिन तब तक ईरान ने 80 टारगेट, फिर 70 टारगेट ऐसे करके टारगेट तोड़े हैं। तो मेजर टारगेट को दहशत करेगा अभी, और इसका नतीजा बुरा होगा। और ईरान के जो वो मिसाइल चल रहे हैं, जॉर्डन के ऊपर चल रहे हैं या कुवैत में चल रहे हैं, उसका क्या नतीजा निकला अभी तक हमको पता नहीं लगा। उन्होंने छोड़े हैं, और कितने टूट गए और कितने मारे हैं बाद में पता चलता है कि लोकल कैमरा वाले कहते हैं आग लग गई, वो लगी। तो शायद 1-2 दिन में उसकी खबर भी आपके तरफ आ जाएगी। तो लेट अस सी कि क्या होता है अगले चल के। लेकिन ये युद्ध थमेगा, इंटरनेशनल प्रेशर थमेगा, लेकिन कब थमेगा इसके बारे में हम जानकारी अभी जल्दी मिलेगी अपने को। जी बिल्कुल, जैसे कि करोड़ सिंह जी ने कहा कि ये एग्रीमेंट जो था ये अमेरिका के फेवर में नहीं था, क्योंकि 28 लाख करोड़ रुपए देना खाड़ी देशों ने साथ में ना करते, हम क्यों दे, पंगा तो अमेरिका ने लिया है। हमने तो खुद ने आपसे संरक्षण मांगा है, और हमने तो खुद ने आपसे संरक्षण मांगा है और हमारे लिए भारी पड़ रहा है, तो ये पैसे हम नहीं देंगे। तो अमेरिका कहां से देगा? अमेरिका के लिए 28 लाख करोड़ रुपए देना अमेरिका के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए। दूसरा, मिड टर्म इलेक्शन आप दिखाई दे रहे हैं, उनमें तो जिस तरह की रेपो या उनकी एक इमेज है ट्रम्प साहब की, वो काफी डाउन होती जा रही है, तो उसका उनको नुकसान या खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कई बार ये होता है कि ऐसी सिचुएशन में कोई भी हुक्मरान ये मान के चलता है कि युद्ध एक सॉल्यूशन हो सकता है इमेज को वापस बनाने का, लेकिन वो किसी निर्णय तक पहुंचे। अब निर्णायक स्थिति में कब पहुंचेगा, क्या होगा, पहुंच भी पाएंगे कि नहीं पाएंगे ट्रम्प? क्योंकि लोग कहते हैं कि ट्रम्प को मीडिया ने भी उकसाया, हर उसने जब से युद्ध का ये खत्म करने का ऐलान किया था कि ट्रम्प की हार ईरान की जीत, ट्रम्प ईरान के हाथों ट्रम्प की हार, बहुत सारी चीजें ऐसी, तो ट्रम्प उससे उकसाने के लिए भी लोग कहते हैं। मैं राजीव जी आपके पास में आना चाहूंगा, तो युद्ध अभी लंबा चल सकता है, या भारत सहित कई देश ऐसे हैं जो इस युद्ध का महंगाई का शिकार हुए, क्योंकि हमारा जो वहां से खाद है, फ्यूल है, वो हॉर्मुज से आ रहा था। एक बार फिर से ईरान ने कह दिया कि हॉर्मुज कंप्लीटली ब्लॉक। तो अब हमने क्या कुछ रास्ते बना लिए थे जिसकी इस वजह से कोई परवाह नहीं थी कि भाई ठीक है ये होगा जो होगा, लेकिन चले हमने दूसरे रास्ते ढूंढ लिए। देखिए योगेन जी, अभी मैं सिंह साहब और मोदी जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, तो इन्होंने पूरा विस्तार से उसके जो रूपरेखा थी पूरे पिछले युद्ध को और विराम हुआ, फिर उसके बाद की स्थितियां जो बनी, उस पर अच्छा प्रकाश डाला। लेकिन जिस तरीके आपका प्रश्न है कि भारत क्या प्रभावित होने वाला है, तो भारत बड़ा इससे प्रभावित भी हुआ है, पिछली बार भी हुआ। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कुछ चीजों पर रोक की अपील भी की थी लोगों से कि भाई इस तरीके से रोक, तो निश्चित तौर पर भारत पर तो असर पड़ता ही है इसका। लेकिन भारत ने उससे सबक लेते हुए कुछ ना कुछ तो एक सरकार ने, भारत सरकार ने उसका स्टेप तो कहीं ना कहीं उठाए होंगे कि कोई संकट में, इतना ज्यादा संकट नहीं है, लेकिन प्रभावित होना तो तय है। एक आम आदमी भी चलता फिरता भी आप और हमसे पूछ लेता है कि साहब इस युद्ध का क्या होगा, ये चीजें महंगी होंगी, कि ये सब चीजें होगी। एक सामान्य मजदूरी के देता साहब काम नहीं मिल रहा क्योंकि युद्ध चल रहा है, तो उसकी मतलब वो भी इन चीजों को इस रूप में लेता है। वो एक अपने सामान्य बुद्धि से और हम जैसों से पूछ के ही सोच लेता है कि क्या होगा इसका। तो प्रभावित होना, असर पड़ना तो बहुत एक
तय बात है किसी दूसरे देश जो ईरान से हमारे जो फ्यूल, जैसा आपने जिक्र किया, फ्यूल की दिक्कत आनी है, खाद की, इन सब चीजों की एक प्रॉब्लम तो आनी है यदि लंबा चला। तो हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ शांति हो, भारत भी इसी पक्ष में है, लेकिन जो स्थितियां सिंह साहब और मोदी साहब जिस तरीके से जिक्र कर रहे थे, शायद ये लंबा भी चल सकता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पिछली बार जो विराम हुआ उससे पहले ऐसा एक इम्प्रेशन पड़ा कि कहीं ट्रंप की हार हुई है, ट्रंप दब गए। तो उसको लेके कहीं वो उनका एक जो स्वभाव है ट्रंप का, पिछले कुछ जब से हम देख रहे हैं, जैसे समझ रहे हैं कि उनकी जो है स्वाभाविक चीजें हैं, स्वभावगत जो चीजें सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं ये चीजें बिगड़ती भी जाती हैं, कुछ सुधरती भी है, लेकिन बीच में कुछ और लोग और दूसरे देश सामने आते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं इसमें मध्यस्थता भी होती है। लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि भारत पर इसका प्रभाव पड़ता है। अब कितना पड़ता है ये आने वाले समय में, जितना अब बता रहे थे कि लंबा चला तो ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है जल्दी कुछ हो जाए, लेकिन ट्रंप को समझाना अब किसके बस की बात है, ये देखने वाली चीज है। जी योगेंद्र, वो तो खुद ही समझेंगे। हालांकि इसी बीच जब हम चर्चा कर रहे हैं तभी उसी दरमियान इजराइल का स्टेटमेंट आया है कि हम ईरान से हमले करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और पहले से ज्यादा मुस्तैदी के साथ में करेंगे। और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, सेना उसके लिए तैयार है। ये अभियान अभी जारी रहेगा, हमला कभी भी कर सकेंगे और इस बार हम ज्यादा ताकत के साथ में करेंगे। ये इजराइल का एक स्टेटमेंट आया कि ईरान के खिलाफ अभी अभियान खत्म नहीं हुआ है, ये जारी रह सकता है। तो खैर चलिए, ये खैर दो चीजें हैं जिसमें कई बार इस तरह की जो बयानबाजी है उकसाती भी है और कई बार सटीक भी जाती है कि हाँ दोनों तरफ से सिचुएशन अच्छी नहीं है। और कई बार ये भी होती है कि ट्रंप साहब रात को कुछ कहते हैं, सुबह कुछ और मिलता है। चले, मैं वापस से करोड़ी सिंह साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, तो दो बातें अभी यहाँ निकल करके आ रही हैं कि नेतन्याहू के और ट्रंप के बीच में चर्चा हुई है, इजराइल की तरफ से बयान जारी किया गया है कि ये खत्म नहीं हुआ है, अभियान जारी रहेगा और अब हम और बड़े हमले ईरान पर करेंगे। तो स्थिति साफ है कि इजराइल कर सकता है, क्योंकि ट्रंप जो कहते हैं कई बार वो नहीं होता है, और नहीं कहते हैं तो कर भी देते हैं, लेकिन इजराइल ने जो जब तक कहा है वो सब कुछ उसने किया है। दूसरा, भारत का जो पैसा ईरान में चारबाग पोर्ट पे जो लगा हुआ था, हमें क्या कुछ नहीं, हम उम्मीद छोड़ चुके थे इस युद्ध के दौरान, या फिर कुछ हमारा जो पैसा है उसका कुछ यूटिलाइज करने की हमने जो सिचुएशन बनाई थी, एक बड़ा नुकसान हमें झेलना पड़ेगा? देखिए योगेंद्र जी, नेतन्याहू अगले हफ्ते वाशिंगटन जा रहे हैं और वहां ट्रंप और नेतन्याहू में बातचीत ही नहीं होगी, वो प्रेजेंटेशन भी देंगे इजराइल वाले कि मिडिल ईस्ट का इजराइल का विजन क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। वो ट्रंप और उनकी टीम एक्सेप्ट करे या नहीं करे, उसमें क्या संशोधन करेंगे, ये तो आगे की बात है। लेकिन अब की बार अमेरिका ने स्ट्राइक किया, उसमें चाइनीज इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट और रशियन इंटरेस्ट को टारगेट किया ईरान में। हुसैन पे तो पहले भी किया था इजराइल और अमेरिका ने, अब की बार फिर किया है न्यूक्लियर प्लांट जो रशिया की पार्टनरशिप में है। एक जो ट्रेन का प्रोजेक्ट है चाइना का सेंट्रल एशिया होते हुए, उस ट्रेन के जो पुल वगैरह बने हुए थे उनको टारगेट किया। और जो चाबहार है उसमें इंडिया का इंटरेस्ट है, इंडिया का पैसा लगा हुआ है और अमेरिका के दबाव में इंडिया को थोड़ा हटना भी पड़ा उससे, लेकिन उसको भी टारगेट किया। तो पहले जो मेन पावर थे उनके इंटरेस्ट थे ईरान में, उनको टारगेट नहीं किया था। चाइनीज जहाजों को भी जो ऑयल लेके जा रहे थे उनको भी टारगेट नहीं किया। तो ये पहले का जो स्ट्राइक था और अब के स्ट्राइक में ये बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन क्या ये एस्कालेट होगा? ट्रंप ने अभी तो ये कह दिया कि ईरान वाले मुझे कह रहे हैं कि अब टारगेट मत करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये भी कह चुके हैं वो अभी भी। पहले तो जो भाषा यूज कर रहे थे वो तो गाली गलौच वाली सी थी, लेकिन ये पहले ये वो कह चुके थे कि 9 तारीख तक कुछ नहीं होगा, 9 तारीख के बाद हमारी समझौते की बातचीत होगी। लेकिन ये पहले किया क्यों? ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेटेजिकली और सक्सेसफुली फ्यूनरल को केवल गम की स्थिति नहीं थी, उनको कूटनीति और जो राजनीति का साधन जिस तरह से बनाया, उसमें अमेरिका को बहुत ज्यादा घबराहट हो गई कि मिलियंस ऑफ लोग आए और जो आए अलग अलग देशों के डेलीगेशन, उनके लिए कुरान की अलग अलग आयतें पढ़ी
और वो आयात उस देश का और ईरान का रिश्ता क्या है उसको कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही थी। और यही नहीं, सऊदी अरब को बुलाया नहीं था, बिना बुलाए सऊदी अरब गया, और एक ही देश में नहीं, 2 देशों में ये फ्यूनरल का जो काम प्रोसेसन चला, उससे अमेरिका को लगा कि ईरान अपनी राजनीति को ज्यादा मजबूत कर रहा है, ईरान की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, तो उससे वो घबरा के बहुत जल्दी ये स्ट्राइक कर बैठे। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो एक अलग बात है, लेकिन कर बैठे। लेकिन ईरान ने रिटालिएट किया, तो मैंने कहा था यूएई को नहीं किया। यूएई को क्यों नहीं किया? एक तो यूएई ने 3 बिलियन जो फ्रीज कर रखे थे ईरान का पैसा, वो रिलीज कर दिया। दूसरा यह है कि यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, वो आईआरजीसी में जाके वहां ईरान में मिले, बातचीत की। ये क्यों हुआ? ये यूएई ने क्यों किया? यूएई तो इजराइल के साथ है, अब्राहम अकॉर्ड को उन्होंने मान्यता भी दे रखी है, अब्राहम अकॉर्ड का पार्टी है। वो इसलिए किया कि पिछली बार यूएई को जो बेस थे उनको यूज किया था इजराइल और अमेरिका ने, और ये नहीं किया। फिर कुछ चीजें ऐसी नेतन्याहू ने जानबूझ के ये कहा कि मैंने युद्ध के दौरान विजिट किया था यूएई का, हमारी सेना यूएई में गई थी, जानबूझ के ये किया कि यूएई में और ईरान में और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बने, तो वो यूएई के समझ में आ गया। दूसरा ये कि सऊदी अरब है, वो ईरान के वापिस दुश्मनी होते हुए भी लंबे समय से रही है, चाइना ने दोस्ती तो करवाई थी, लेकिन अभी सऊदी को भी स्ट्राइक नहीं किया, सऊदी नजदीक आ गया है। लेकिन अभी जो स्ट्राइक किया है बहरीन को किया है, और बहरीन को इसलिए किया है कि बहरीन अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है। उसके अलावा कुवैत को किया है और जॉर्डन को किया है, इराक में भी थोड़ा सा स्ट्राइक किया है। और जॉर्डन ने यह कहा है कि हमने 8 जो मिसाइल थी उनको इंटरसेप्ट किया है। तो ईरान बहुत सोच समझ के आगे चल रहा है कूटनीतिक तरीके से। तो अब वापस उस पे एमओयू पे कैसे आएंगे या नहीं आएंगे? अभी तो ट्रंप ये चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन अमेरिका ने रशिया, चाइना और भारत को भी ये मैसेज दे दिया है कि आप ईरान के साथ होबनोबिंग कर रहे हैं तो हम आपके इंटरेस्ट को भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर वो इंटरेस्ट को टारगेट करते हैं, नेटो अगर साथ आ जाते हैं, अभी नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कह दिया कि ये नेसेसरी था स्ट्राइक करना, लेकिन नेटो ने अभी हाँ नहीं किए कि हम अमेरिका के साथ आएंगे अगर युद्ध होगा तो। अगर नेटो आ जाता है तो बहुत बुरा हाल होगा, 100% वर्ल्ड वार की स्थिति बनेगी। तो मुझे लगता नहीं कि नेटो ऐसी स्थिति में अमेरिका के साथ आएगा और पूरी दुनिया को एक तरह के बर्बादी की तरफ झोंकेगा। तो एक छोटा सा सवाल है मेरा आपसे। यहाँ पे आपको ध्यान होगा कि अभी मीटिंग भी है नाटो की, जिसमें ट्रंप, तो ऐसा तो नहीं उस मीटिंग तक के लिए ये लोग अभी बड़े लिबरल बने हुए हैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि स्पेन और ये इसमें कहीं पे भी कोई गुंजाइश बची है। वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे कि हम इस लड़ाई में जाएं। नहीं, मीटिंग तो अभी थी ना, अंकारा में समिट हाँ, थी ना, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं। तो कहीं ऐसा तो नहीं मीटिंग को सफल बनाने के लिए नाटो के लोग जो हैं वो देश हैं, तो हो गई ना योगेंद्र जी, मीटिंग हो गई है और वो मीटिंग हो चुकी, क्योंकि मीटिंग जो हुई है उसी दरमियान ये हमले भी हुए हैं। तो उसको लेकर के तो नहीं, क्योंकि क्लियरिटी अभी भी नाटो की नहीं है कि हम साथ देंगे कि नहीं देंगे। हाँ, ट्रंप के साथ में वो लिबरल जरूर दिखाई दिए पहले से, लेकिन अभी किसी ने पत्ते नहीं खोले कि पूरा नाटो साथ लगेगा नहीं लगेगा, क्योंकि फंडिंग अमेरिका से है, पैसे भी लेने हैं, बीच में कह चुके हैं जिसका यूज ही क्या है। वहां पे एक बात और कह दी ट्रंप ने कि मैं ग्रीनलैंड तो लूंगा, ये अमेरिका की सिक्योरिटी का है, स्पेन पे मैं रेस्ट्रिक्शंस लगाऊंगा, ट्रेड के बैन लगाऊंगा, इटली को भी धमकाया है। तो इस तरीके के वो धमका के जो सेबर रेटलिंग की डिप्लोमेसी है। देखिए, स्पेन और इटली का मुझे मुश्किल लगता है कि वो हामी भरेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल सा लग रहा है। और आपने सही कहा कि अब चाइना और रसिया और इंडिया, उनके बेस जो है उन्हें भी टारगेट किया गया, क्योंकि चार बाहर जो पोर्ट जिसमें हमारा लगभग 1000 करोड़ रुपए लगा था, हमारे कुछ उसके साथ में हित हो सकते थे, उसको उन्होंने तबाह किया है। इसी तरह से रेलवे ब्रिज, जो एक बड़ी लाइन एशिया में से डालने की तैयारी थी, वो ब्रिज ईरान में भी 2 बड़े शहरों को जोड़ रहा था, उनको तोड़ दिया इन्होंने। इस तरह से रशिया को तो पहले दिन से ही जो वहां पे सहयोग है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि तुर्की की भूमिका क्या रहेगी,
और कई ऐसे मुल्क हैं जिनकी क्या सिचुएशन बनती है। तो खैर, लेकिन फिलहाल जो, क्योंकि जैसे आप बता भी रहे हैं और मालूम भी है कि नेक्स्ट वीक जब नेतन्याहू वहां पे जाएंगे अमेरिका, तो तब तक हो सकता है बीच बीच में कुछ इस तरह के धमकियां और हमले चल भी सकते हैं। तो एक युद्ध भी है ये, और अघोषित रूप से इसे इस तरह, हालांकि जब क्लियर ही कर चुके हैं कि युद्ध की जो एग्रीमेंट था वो पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है और अब ये लड़ाई जारी रहेगी। तो देखना होगा कि बड़ी एक आहट जो दिखाई देती है कि लड़ाई की, वो सिचुएशन से मुझे लगता है कि सब बचने की कोशिश करेंगे कि विश्व युद्ध की अगर स्थिति बनती है तो सबको अंजाम का भी मालूम है कि किस तरह के हालात बनेंगे। अभी दुनिया इसके लिए मुझे नहीं लगता कि तैयार भी है। तो चलिए, मैं एक बार चंद्रमौली सर का रुख करना चाहूंगा। तो सर, सिचुएशन ऐसी लगती है कि लड़ाई बढ़ सकती है और भी कंट्रीज में इन्वॉल्व हो सकते हैं? देखिए, नेटो ने पहले लड़ाई की थी और धीरे एग्री भी किया था, और 2 या 3 देश, जर्मनी और इन लोगों ने कहा भी था हम आपके साथ हैं, लेकिन आए नहीं अभी तक। और कारण आप खुद बता रहे हो कि ये एस्केलेट नहीं करना चाहते हैं, कि अगर आते हैं तो रूस और चाइना ने कौन सा व्रत रखा हुआ है, वो भी आ जाएंगे। तो इसलिए इनको पूरा पूरा विश्वास है कि अगर हम घुसे तो चाइना और रूस भी घुसेगा। इस वजह से उनके ऊपर दबाव है कि तुम मत कम से कम आओ, अमेरिका हम मैनेज कर लेंगे। और सऊदी अरब और ये जो बेसेस है बहरीन वगैरह के, इनको बोला तुम हमको छोड़ के नहीं जाओगे, जबकि ईरान ने बोला है कि तुम अमेरिका को सपोर्ट मत करो, हम तुम्हें तोड़ेंगे। लेकिन उन्होंने अभी तक मना नहीं किया अमेरिकन बेसेस को, वो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन बेसेस, और अमेरिका वहीं से ही लॉन्च कर रहा है। तो आपने जैसे बताया हुआ है कि इसका दबाव रहेगा, इसलिए नेटो शायद नहीं आए। हालांकि कुछ हथियार वगैरह पहुंचा सकता है, लेकिन एक्टिवली खुद अपनी फोर्सेस भेजने के लिए जब हाँ कही थी, अब तक नहीं भेजा है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो दबाव अमेरिका के ऊपर है, जैसा आप बता रहे हो, नेतन्याहू साहब जब वहां जा रहे हैं, तब तक ये लड़ाई छुटपुट चलती तो ठीक रहता, जो चल रही थी बीच के अंदर भी। लेकिन इतना भयंकर अटैक करना अमेरिका की तरफ से, ये गलत चीज है। ये किसी कारण से हुआ है। जैसे ट्रम्प का बयान कल के टीवी पे मैं देख रहा था, वो कह रहे हम तो खर्ग आइलैंड भी लेके रहेंगे। तो इनका फिर से ऑयल का अगर वो है कि मैं ऑयल यहाँ कर लेके रहूंगा, इनका मेन चीज न्यूक्लियर वगैरह के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है कि न्यूक्लियर वगैरह तो पॉइंट में चला गया एमओयू के अंदर, एंड नोबडी इज टॉकिंग कि भाई न्यूक्लियर तो दो हमारे को, तुम्हारे जो 450 किलो है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। अब तेल पे बात हो रही है, हॉर्मुज की ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर बात हो रही है। तो मुद्दे चेंज होते जा रहे हैं। तो मैं आपको और आपके दर्शकों को ये कह रहा हूं कि ये जो अटैक किया हुआ, ये किस लिए किया हुआ अभी तक पता नहीं है। ट्रम्प साहब ने ये क्यों किया हुआ है, ये नहीं कहा हुआ है। इतने गुस्से में इतने अटैक नहीं कर सकते हैं। बोली से धमकियां हो सकती है, छुटपुट लड़ाइयां उनकी हो सकती है, पर न्यूक्लियर प्लांट, रेलवे ट्रैक, इन पे अटैक करना एक बड़ी बात है। तो लेट्स होप कि ये जल्दी से इसको समझ जाए, सुधर जाए। जी बिल्कुल। चलिए, समय भी हो चुका। राजीव जी, आपका वीडियो नहीं आ रहा। एक सवाल मेरा आपसे भी है कि अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो, ये सिचुएशन कितनी विकट हो सकती है और कब तक लंबा चल सकता है? खैर चलिए, मुझे लगता है कि कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, राजीव जी तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।